हेलो फ्रेंड्स, आई एम कविता पीएचडी लॉ स्कॉलर। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ रिकैप बाय कविता पर स्वागत करती हूँ। टुडे विल बी स्टार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारे यूटेट सीटेट के जो सिलेबस है उसमें चाइल्ड पेडागोजी जो आता है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान जो होता है, कैसे इसका विकास होता है, इसका अर्थ क्या है, क्या इसकी परिभाषा है। चलिए देखते हैं, वन बाय वन करके हम इसको कवर करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज की जो क्लास है ये आपके यूटेट सीटेट एंड जो भी आपकी और अदर एग्ज़ाम है जैसे यूजीसी नेट हुआ, इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, देखते हैं मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, आज हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगोस। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ओके, आत्मा का अध्ययन मीन्स आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ओके, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं मूल्यों का विकास करने का ध्येय सिगमंड फ्राइडे को जाता है। ओके, मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है और इसके मूल्यों का जो विकास हुआ है उसका श्रेय किसको जाता है? सिगमंड फ्राइडे को। देखिए गाइज, इस पे जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से जो फ्रेम होता है, जो क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का मूल्य का विकास किसको जाता है, मतलब इसका श्रेय किसको जाता है। तो आप जो आंसर करोगे सिगमंड फ्राइडे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जिन्होंने मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की एवं इसका सही स्थान प्राप्त करवाया। आधुनिक मनोविज्ञान का पिता विलियम वुड, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? विलियम वुड को। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इन्होंने वर्ष 1879 में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। सामान्यतः व्यक्तियों और पशु पक्षियों के व्यवहार एवं उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसकी इस विशेषता से साफ हो जाता है कि इसका सीधा संबंध मस्तिष्क से है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और कौन इसके फादर है, कौन मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर है। सो आप ये जो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ साथ साथ आप अपने एक बुलेट पॉइंट में एक नोट्स बनाते जाना, कॉपी पेन साथ लेकर के बैठना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसकी इस विषय से साफ हो जाता है कि इसका सीधा संबंध किससे है? मस्तिष्क से। ओके, मनोविज्ञान का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। ओके, मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रक्रिया जैसे संवेदन, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति, चिंतन आदि इसके अध्ययन में सम्मिलित की जाती है। चलिए देखते हैं इन सब का अर्थ, इनको डिफाइन करते हैं। संवेदन, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति, चिंतन आदि, इनका क्या अर्थ होता है, इनको हम इनडेप्थली डिफाइन करते हैं। साधारण शब्दों में जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, अर्थ, परिभाषा, प्रकार और शिक्षा में इसकी भूमिका, इन सभी की जानकारी हेतु ध्यानपूर्वक समझें। ओके, यह भी जाने सृजनात्मक क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी जिसे हम कहेंगे एक नया, जो हमारे दिमाग में एक क्रिएटिविटी चल रही होती है कुछ नया करने की, उसको हम कहेंगे क्रिएटिविटी। ओके, मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान जैसे अनेकों शाखाएं इसी के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। इसमें मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली समस्त प्रक्रिया का विश्लेषण निम्न माध्यम से किया जाता है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या है? संवेदना, संवेदना जैसे हमें एक किसी के
दुख को देख करके हमारे अंदर एक दुख प्रकट होता है, तो उसको हम कहते हैं संवेदना। मीन्स कोई हमारे सामने रो रहा है तो हम उसको उसके रोने का कारण जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये क्यों रो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है। तो कई बार हम क्या होता है, हम लोग भी भावुक हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे संवेदना। उदाहरण, एक लड़की ने अपने भाई को रोते हुए देखा तो वह भी रोने लगी, अर्थात उस लड़की ने भाई के दर्द को महसूस किया। ये सब एक संवेदना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ना। अवधान। अवधान क्या होता है, जिसको हम ध्यान एक जिसको हम एक ध्यान पूर्वक, मीन्स कहेंगे कि किसी चीज़ को ध्यान पूर्वक कार्य करना, या हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एक कंसंट्रेट होकर के जो हम पढ़ाई करते हैं उसको हम कहेंगे अवधान। ठीक है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे दिमाग में और माइंड में सिर्फ उस समय हमारा पढ़ाई का ही रहना चाहिए, इधर उधर की कोई बात नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं अवधान। ध्यान मन को एकाग्रित होकर किसी कार्य को करना, अर्थात राम ने पूरे अवधान के साथ अपना खेल खेला। ओके, मतलब ध्यान पूर्वक उसने अपना खेल खेला और जिसमें उसको विजय प्राप्त हुई। चलिए देखते हैं नंबर 2, प्रत्यक्षण। अब प्रत्यक्षण क्या होता है? प्रत्यक्षण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को लेकर अपने में एक धारणा बनाना। जैसे हम किसी चीज़ के प्रति एक अपने अंदर एक किसी के प्रति इमेज जो बनाते हैं उसी को कहते हैं प्रत्यक्षण। ठीक है, जैसे बच्चों को हम बताते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो बच्चे 4 पैर वाले जितने भी पशुओं को देखते हैं उसे गाय कहने लगते हैं, अर्थात बच्चे ने यह अवधारणा बना ली। जैसे अब हमने बच्चों को ये बताया कि जिसके भी 4 पैर होते हैं वह सब गाय होती है। अब छोटा बच्चा है, उसको सही और गलत की समझ नहीं होती, हम इसको जैसे समझाएंगे वो वैसा ही मान लेता है। 4 पैर वाला जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, उसके सामने जो भी आएगा उसको सिर्फ 4 पैर देखेगा और वो उसको क्या समझेगा? गाय। ओके, इसको हम कहेंगे प्रत्यक्षण। मतलब उसने एक गाय को लेकर के एक अवधारणा बना ली है अपने दिमाग में कि 4 पैरों वाला जो भी होगा वह गाय होगी। उसको उस चीज़ की समझ नहीं है उस समय कि किस चीज़ में कैसे डिफरेंस करना है, गाय क्या कौन है और कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है। ठीक है, उसको सिर्फ एक अवधारणा बनी हुई है 4 पैर वाली। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, स्मृति। जो चीज़ हमने पहले सीखी होती है, समय आने पर उसका पुनः स्मरण, रिकॉल करना स्मृति है। ठीक है, जैसे हमने कल जो पढ़ा और आज हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो हमने जो पढ़ा है वो हमें रिमाइंड होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में हमें वो याद होना, हमें याद आने लगता है, तो हम उसको कहते हैं स्मृति। नेक्स्ट है चिंतन, अर्थात सोचना। चिंतन का मतलब क्या है? सोचना। उदाहरणतः एक अध्यापक ने छात्र को एक समस्या दी। ऐसी परिस्थिति में बच्चा उस समस्या को दूर करने के लिए हर प्रयास करता है, अर्थात वह हर एक प्रक्रिया अपनाता है जिससे उस समस्या का समाधान निकल सके। इसे कहते हैं चिंतन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, व्यक्तियों के पर्यावरणीय संबंधों एवं क्रियाओं को दर्शाने का अध्ययन है। ओके, व्यक्तियों के पर्यावरणीय संबंध, जो हमारे आसपास जो भी रहते हैं, आसपास का जो हमारा माहौल होता है उनसे संबंध और हम उनसे जुड़ करके कैसे कार्यकलाप करते हैं, उन सब को दर्शाने का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, चलिए देखते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा है। व्यक्तियों के आपसी व्यवहार एवं उसके संबंधों का अध्ययन। जो व्यक्ति है उनके जो आपस में एक दूसरे के साथ जो व्यवहार होता है, हम कैसा बिहेवियर किसी के साथ कर रहे हैं और कैसा संबंध, कैसी रिलेशनशिप है हमारे बीच में, उसका अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान। क्रो एवं क्रो, दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें साइकोलॉजी व्यक्तियों, पशु पक्षियों के आपसी व्यवहार एवं उनकी क्रियाओं के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को स्पष्ट कर उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। व्यक्ति और जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके आपस में क्या कैसा व्यवहार है, ठीक है। और उनकी कैसी क्रियाकलाप जो रहते हैं, क्या क्रियाएं करते हैं, कैसे कौन व्यक्ति कैसी क्रियाएं करता है, पशु पक्षी कैसी क्रिया करता है, उन सब की जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स है, व्यक्तियों का क्या गोल्स है, क्या उनके उद्देश्य होते हैं, उन सब का जो हम अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, कितने टाइप की साइकोलॉजी होती है। इसको सामान्यतः 4 भागों में विभक्त किया जाता है: व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक और शैक्षिक मनोविज्ञान। ओके, चलिए देखते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन किसे कहते हैं? व्यवहारिक। अब हम इन चारों को डिफाइन करेंगे। व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक और शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या होता है? इसमें व्यक्तियों एवं पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है एवं उसके द्वारा की गई क्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। पशु पक्षियों के व्यवहार, व्यक्तियों एवं पशु पक्षियों का व्यवहार का अध्ययन करेंगे और उनके द्वारा किस प्रकार के कार्य, किस प्रकार की क्रियाकलाप की जा रही है, उनको समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। साथ ही इसके द्वारा यह भी ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति एवं वातावरण में कैसे व्यवहार करता है। कोई हमारे सामने कोई विकट परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति उससे निपटने के लिए किस तरह का क्रियाकलाप करेगा, क्या व्यवहार रहेगी, क्या उसकी एक्टिविटीज रहेगी, उस सब का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। वातावरण में और उन सर्कमस्टेंसेस में कैसे व्यवहार करना होता है, ये सब, इस सब का अध्ययन ही व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। चलिए देखते हैं संज्ञानात्मक। इसमें बच्चे की स्मृति, अधिगम, सीखना, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो सब देखा जाता है। और इसमें जो बच्चे की मेमोरी है किस लेवल की है, ठीक है, कि क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति किसी समस्या को कैसे समझता है, उसका समाधान कैसे निकालता है और उसको याद कब तक रखता है या कितने समय तक उसे याद रखता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे संज्ञानात्मक, जो कि हमारे संज्ञानात्मक हमारे मनोविज्ञान, मस्तिष्क, जो हमारे माइंड से संबंधित जो बातें रहती हैं उसको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में रखा जाता है, ठीक है। मस्तिष्क से जुड़े जो बातें होती है, जैसे उसको स्मृति, उसको कितना याद रहता है, उसको कितना वो सीख पाता है, कितने टाइम में सीखता है, इसके क्षेत्र का ये जो क्राइटेरिया है, इस सब का अध्ययन करते हैं। और एक व्यक्ति यदि किसी समस्या में पड़ जाता है तो वो उससे कैसे, उस समस्या को कैसे समझता है और कैसे उसका समाधान निकालता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है, ठीक है। ये सब हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में देखते हैं। जाने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, उसने कितने प्रकार के संज्ञानात्मक जो विकास है उसने उसको डिवाइड किया है। देखते हैं विकासात्मक। ये जो पियाजे की जो थ्योरी है गाइज, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, बट जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सब कवर करने की कोशिश करूँगी। चलिए देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। इसमें व्यक्तियों एवं पशु पक्षियों के विकास का अध्ययन किया जाता है, कैसे इनका डेवलप होता है, ठीक है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों में व्यक्तियों एवं पशु पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और अगर इसकी शारीरिक, मानसिक एवं परिपक्व होने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शैक्षिक। आधुनिक शिक्षा में इसका बेहद महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एक अध्यापक के लिए अच्छे अधिगम के लिए बच्चों के व्यवहार को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। क्या होता है क्लास में, जो हमारी जो क्लास रहती है, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह सभी बच्चे को ध्यान में रख करके पढ़ाए। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे क्लास में स्लो लर्नर होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार पढ़ाते हैं उनका IQ लेवल बहुत हाई रहता है,
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे हमने पढ़ाया वो एकदम से कैचअप नहीं कर पाते, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रख कर के क्लास में पढ़ाना चाहिए और बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो हमें उसके लिए अलग से हमें ट्यूटोरियल क्लास का वो करना चाहिए, एक होनी चाहिए उनके लिए, ताकि हम उनको अलग से भी उस चीज़ को समझा सकें। ठीक है। आधुनिक शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित है, अर्थात बच्चों की आवश्यकता अनुसार उन्हें शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जो माइंड में आया हमने वो पढ़ा दिया। बच्चों का एक लेवल होता है। यदि फिफ्थ क्लास या फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो इन दोनों के बीच में एक अंतर होता है। फिफ्थ क्लास का जो बच्चा रहेगा उसको हमने किस लेवल का सिलेबस पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, और जो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा रहेगा उनको पढ़ाने का जो तरीका है वो एकदम डिफरेंस होगा। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने इनको शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाना बेहद आवश्यक है। ओके। इससे संबंधित 5 महत्वपूर्ण तथ्य, 5 साइकोलॉजी फैक्ट इन हिंदी। चलिए देखते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति को अपनी किसी भी आदत को बनाने या छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है। व्यक्ति के पास वह शक्ति होती है जिससे वह किसी व्यक्ति को मात्र देखने से ही उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे पास एक जो कहेंगे परमात्मा ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी है, जैसे हमें देखने की, सोचने समझने की शक्ति प्रदान की गई है। हम किसी व्यक्ति को उसको देख करके ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हमें एक रॉन्ग और राइट टच जो भी रहता है, हम इस सबकी समझ होती है, हम इसको बहुत इजीली समझ पाते हैं। ठीक है। इसके अनुसार कम बोलने वाले व्यक्ति और काले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति सुंदर एवं बुद्धिमान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हद से ज़्यादा याद करता है तो वह दूसरे व्यक्ति जिसे वह याद कर रहा है उसे भी याद करता है। इसके अनुसार सोने से पहले एक गिलास पानी पीने से व्यक्ति को उसके सपने याद रहने की संभावना बढ़ जाती है। शिक्षा में मनोविज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। चलिए देखते हैं शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है। यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण अधिगम जो लर्निंग प्रोसेस है को प्रभावशाली बनाने का कार्य करती है और छात्रों के व्यवहार को समझने एवं उनकी आवश्यकता को समझने में अध्यापक की सहायता करती है, जिस कारण शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है और अधिगम की सरल एवं सहज बनाने का कार्य करती है। इसकी भूमिका को हम निम्न रूप से स्वीकार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है। ठीक है। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, अर्थात हर व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है। मतलब जितने भी हम लोग सब हैं, ऐसा नहीं है कि हम सबका विकास एक जैसा हो रहा है। कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, सबकी अपनी आकृति एक अलग अलग तरीके से होती है। कुछ दिमाग, किसी का दिमाग जो हमारा जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर रहते हैं और पढ़ने में बहुत स्लो लर्नर्स रह जाते हैं। तो इन सब की जो विकास रहता है एकदम से भिन्न भिन्न तरीके से होता है। उदाहरण अध्यापक बच्चों को गणित में जोड़ना घटाना सिखाता है, तो ऐसे में एक बच्चा जल्दी सीख लेता है जबकि दूसरा बच्चा वही चीज़ को सीखने में काफ़ी समय लगा देता है। अर्थात अध्यापक को यह देखना होगा कि हम किस तरह दोनों बच्चों को साथ लेकर चले। ठीक है। उनमें एक बैलेंस बना करके पढ़ाना होगा। ओके। पाठ्यक्रम, करिकुलम निर्धारित किया जाता है। कैसे करिकुलम का निर्माण करना है, कि कौन सी क्लास के लिए कितने टाइप का, मतलब किस तरीके का एक पाठ्यक्रम हमें निर्धारित किया जाना चाहिए, ये सब ध्यान में रख करके किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में भी इसका अपना अहम योगदान निभाता है।
जो जो भी पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वो बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अर्थात छठी कक्षा के छात्रों के लिए ना ही पाँचवीं कक्षा का और ना ही पाँचवीं कक्षा छात्र के लिए छठी कक्षा का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। दोनों छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चों को कब और कौन सा पुनर्बलन देना है यह बताने में भी यह अध्यापक की सहायता करता है। उदाहरणार्थ, एक बच्चा किसी समस्या को सुलझाने में असहाय सिद्ध हो रहा है तो हम उसे नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देंगे, बल्कि उसे अभिप्रेरित करेंगे, क्योंकि अगर हम उस छात्र को नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो बच्चा अपने आप को कमज़ोर समझेगा और आगे चलकर वह सोच उसके अधिगम सीखने करने में उसके लिए एक समस्या उत्पन्न करेगी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। साधारण शब्दों में हम मन का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ माइंड के रूप में देख सकते हैं। मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइंस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य एवं पशु पक्षी की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मन के विकास का अध्ययन उस अध्यापक को समाज में समायोजन करने के कौशल में वृद्धि कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये आज की क्लास जो हमारी है मनोविज्ञान समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में आगे का पार्ट में लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय।